डेट है आज 26 जनवरी 2021 और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज के करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लास्ट में ही करेंगे स्टैटिक पोर्शन पे और करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? 2 न्यू स्पीसीज ऑफ रेयर आंट जीनस डिस्कवर्ड इन इंडिया। 2 चींटी है ना, जो आंट मतलब चींटी की 2 स्पीसीज ढूंढी गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन। ये क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूज़ में है ये। इंडिया ने अभी क्या है अपनी रिसर्च मतलब खोज करना आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन है जो जहाँ पे आर्कटिक सागर है, आर्कटिक ओशियन आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे रिसर्च का दोबारा प्रपोजल रखा है। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये देखेंगे। FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की चेतावनी दी है, वार्निंग, तो इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन। ये क्या है, इसे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है पोटास की माइनिंग, अभी सॉल्यूशन माइनिंग राजस्थान में स्टार्ट होगी, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। नेक्स्ट है US प्रेसिडेंट जो नहीं जो बिडेन बने हैं, उन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए कहा है, क्योंकि पाकिस्तान विदड्रॉ हो गया था। इससे विदड्रॉ का मतलब है निकल गया था। इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ेंगे हम, क्या है इससे रिलेटेड। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये क्या है इसे देखेंगे। भावना कांत क्यों न्यूज़ में, इसे देखेंगे। नेशनल वोटर्स डे कब आता है, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है इसे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च किया 143 सैटेलाइट्स, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे पढ़ेंगे। और लास्ट वन है, सेकंड लास्ट है दी इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी की है, इसे देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। और हमारी लास्ट है ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं, ये न्यूज़ में इसे पढ़ेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी 2 न्यू स्पीसीज ऑफ रेयर आंट जीनस डिस्कवर्ड इन इंडिया। 2 दुर्लभ आंट की चींटी की 2 दुर्लभ क्या है प्रजातियां पाई गई हैं इंडिया में, इसलिए ये न्यूज़ में है। क्या कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं? एक केरल में और दूसरी तमिलनाडु में। ये ओसिरी जीनस आंट जीनस कौन सी हैं? ओसिरी फैमिली की हैं। ओसिरी फैमिली का नाम है जी इनकी। कौन कौन सी हैं? ये देखो जी, ये है आपकी चींटी, ये आंट, ये मिली है केरल और उसमें तमिलनाडु में, देख लिया आपने। एक मिली है जिसका नाम है ये ओसिरी जोशी। ये जोशी किस इसके नाम पे रखा है, एक प्रोफेसर है अमिताभ जोशी, उनके नाम पे रखा है। ये बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब बायोलॉजी के एक तरह से प्रोफेसर हैं अमिताभ जोशी, उनके नाम पे रखा है ओसिरी जोशी। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे जी ओसिरी डेकामेरा, ये दूसरा है। जो ओसिरी जोशी मिली है ये केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में मिली है, पेरियार टाइगर रिजर्व। और जो ये ओसिरी डेकेरा मिली है ये तमिलनाडु के मदुरई जो सिटी है उसके अलग ये अलगर उसके अलागर कोयल में मिली है। ये जगह है मदुरई में, तो वहाँ पे डिस्कवर्ड हुई है। तो ये दोनों हुई हैं, बस इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये अभी न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है, इसने काम करना शुरू कर दिया है। ये कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, मतलब जो NCR रीजन है ना, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन किसे बोलते हैं? जो दिल्ली है ना, दिल्ली के अराउंड जो रीजन है कुछ, जो जिनको NCR डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के। जैसे दिल्ली हो गया आपका, दिल्ली, उसके अराउंड नोएडा हो गया यूपी में, जैसे फरीदाबाद हो गया हरियाणा का शहर, या राजस्थान में भरतपुर हो गया कुछ उसका हिस्सा, या फिर आपका कुछ मथुरा तक भी ये जाने वाला है, एक्सपेंड होने वाला है। लेकिन अभी तक क्या है, ये फरीदाबाद तक या आसपास के जो एरिया गुड़गांव है, जो गुरुग्राम है जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, तो ये कुछ शहरों को मिला के और दिल्ली को मिला के NCR रीजन बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के अराउंड। तो इसके लिए कमीशन बनाया गवर्नमेंट ने, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब एयर की क्वालिटी है जो, हवा की क्वालिटी है जो, उसको वायु की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, पॉल्यूशन का जांच करने के लिए, पॉल्यूशन ना फैले ज़्यादा। तो ये क्या है, इसने भी काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये कैसे काम करेगा और कब सेटअप किया गया था, इसे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कमीशन क्या करेगा, ये क्या है, जो इमिशन होगा ना फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से, इमिशन का मतलब है जी उत्सर्जन, मतलब कार्बन का इमिशन होगा, जो उत्सर्जन होगा पॉल्यूशन वगैरह का, उस पे सारी डिटेल ये पूरी कलेक्ट करेगा। अब इस कमीशन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ये कमीशन क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऑर्डिनेंस पास किया जी अक्टूबर 2020 में, पिछले साल 2020 में अक्टूबर में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस जानते हो ना आप? ऑर्डिनेंस क्या है? प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंडर
ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये एक तरह से कानूनी होता है एक लॉ बनाने के लिए। कब? जब मान लो अगर हाउस, एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा कोई सेशन में नहीं है, या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस भी सेशन में नहीं है ना, तब भी वो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे लाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पे, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, तो ये सब जब एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो ऑर्डिनेंस ले आते हैं, उसके तहत कानून बना देते हैं। क्योंकि जब लोकसभा या राज्यसभा कोई सेशन में नहीं है, दोनों हाउस नहीं है, एक नहीं है, ध्यान रखना ये। तो इसमें क्या है, कब तक वैलिडिटी होती है? जब भी हाउस का सेशन लगेगा ना, सेशन लगेगा जब भी, तो उसके 6 वीक के अंदर अंदर क्या है, इसे पास कराना होता है, इस जो भी ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है जो ये। तो अध्यादेश बना के क्या है, ये ऑर्डिनेंस लेके आई कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020, ये नाम था पूरा इसका। इसके थ्रू क्या है, कमीशन बनाया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो क्या करेगा ये और क्या क्या इसके मेंबर होंगे। सेक्रेटरी लेवल का रैंक का अधिकारी इसका मेंबर होगा, मतलब चेयर्ड करेगा इसे, चेयरमैन होगा इसका, इस कमीशन का सेक्रेटरी लेवल का। जैसे मान लो आप आईएएस बनोगे तो क्या है, उसके बाद क्या है, सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचोगे आप, तो आप भी बन सकते हो उसके। ये एक परमानेंट बॉडी होगी, ये याद रखना आपको, परमानेंट बॉडी होगी। कौन? जो एयर कमीशन की बात कर रहे हैं हम, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है जो ये। और इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा होंगे, 20 मेंबर से ज़्यादा होंगे। कमीशन को एक एक्ट की तरह पास किया जाएगा, अभी तो ऑर्डिनेंस ला के पास किया है ना, फिर एक्ट पास कराया जाएगा पार्लियामेंट में इसका, और इसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दिया जाएगा। क्योंकि जब एक्ट पास हो जाएगा तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, अथॉरिटी हो जाएगी, सांविधिक संस्था। और ये करेगा क्या, जो सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, सीपीसीबी आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कौन कौन से स्टेट के? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। इन स्टेट के बोर्ड को ये क्या है, डायरेक्शन देगा, उन पे सुपरसीड करेगा। सुपरसीड का मतलब है कि जो ये बोलेगा डायरेक्शन इन्हें माननी पड़ेंगी। तो इस एक्ट में ये प्रोविज़न रखा गया है, इस जो कमीशन है इसको पावर दी गई है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन स्टेट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको क्या है, इनको सुपरसीड करेगा, इनको ऊपर रहेगा ये कमीशन। तो ये क्या है, डायरेक्शन इशू कर सकता है इनको, स्टेट गवर्नमेंट को, कौन कौन सी? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को। तो वो डायरेक्शन माननी पड़ेगी। इसका जुरिस्डिक्शन का मतलब है कहाँ तक अथॉरिटी रहेगी। तो इन जो एनसीआर रीजन है और ये स्टेट हैं जो जो हमने ऊपर पढ़े, इनके सारे स्टेट के ऊपर इसका क्या है, जुरिस्डिक्शन चलेगा, इसकी अथॉरिटी रहेगी, इनको डायरेक्शन दे सकता है ये सीपीसीबी और इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। सीपीसीबी बताई दिया मैंने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये इसरो आपको पता ही है, स्पेस एजेंसी हमारी इंडिया की जो सैटेलाइट वगैरह बनाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके साथ मिलकर ये काम करेगा। क्या इस बॉडी के पास कोई पेनल्टी पावर है? मतलब विल दिस न्यू बॉडी विल ऑल्सो हैव पीनल पावर। पीनल पावर का मतलब होता है जी, पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट देने की पावर, अथॉरिटी। मतलब किसी को दंड देने का अधिकार है क्या इसको, जो कमीशन बनाया जाएगा? उसका जवाब है जी यस, हाँ बिल्कुल है। कैसे? अगर कोई इसकी डायरेक्शन नहीं मानेगा, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट, मान लो कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो पॉल्यूशन कर रही है और इसने डायरेक्शन दी नहीं मानी, तो उस पर 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकती है और 5 साल की जेल कर सकती है, इम्प्रीजनमेंट अप टू 5 ईयर। इम्प्रीजनमेंट का मतलब होता है जी जेल कैद, तो 5 साल तक का कर सकता है। तो ये इसमें था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इंडिया प्रपोजेज टू एक्सपेंड रिसर्च टूरिज्म इन आर्कटिक। आर्कटिक रीजन है ना जो, आपने ये अर्थ है हमारी और नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के यहाँ पे ये आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन, यहीं पे आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन के अराउंड जो रीजन है, क्षेत्र है, एरिया है, उसी को आर्कटिक रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या है, रिसर्च करने के लिए अपने प्रपोजल रखा है, खोज करने के लिए। ये आर्कटिक पॉलिसी एक ड्राफ्ट करी है इंडिया ने, जिसका नाम दिया आर्कटिक पॉलिसी, जो आर्कटिक रीजन में रिसर्च करने को बढ़ावा देगी, प्रमोट करेगी। जो आर्कटिक पॉलिसी है इंडिया की, ये क्या है, सस्टेनेबल एंगेजमेंट को प्रमोट करेगी। कौन कौन से पिलर्स होंगे इसे? 5 पिलर, मतलब किस किस में ये प्रमोट करेगी, किस किस चीज़ को ये बढ़ावा देगी। फर्स्ट है जी साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटी, मतलब वैज्ञानिक और खोज एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्या है, सेकंड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, मतलब आर्थिक और मानव विकास के लिए कोऑपरेशन को बढ़ावा देना।
थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन आप जानते ही हो, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेशन के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, इसके लिए बढ़ावा देगी। और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये 5 पिलर होंगे इसके। अब इस पॉलिसी की थोड़ा हाईलाइट पढ़ लेते हैं क्या क्या करेंगे इसमें। जो ये काउंसिल बनाई जाएगी, आर्कटिक पॉलिसी है, जो काउंसिल नहीं, आर्कटिक पॉलिसी इंडिया की, इसकी क्या क्या हाईलाइट है। ये एक तो सस्टेनेबल टूरिज्म है, उसको एक्सपेंड करेगी। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है, मान लो आर्कटिक रीजन में जैसे टूरिज्म होती है, उसको प्रमोट करेगी साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू। और यहाँ पे मिनरल जो होते हैं, ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन करेगी। एक्सप्लोरेशन का मतलब है जी खोज करना, एक तरह से ढूंढना। तो यहाँ पे जो आर्कटिक रीजन में ऑयल और गैस मिलते हैं जो, ताकि हमारी जो एनर्जी डिमांड है उसको पूरा हो सके, तो खोज में क्या है, रिसर्च वगैरह करेंगे ऑयल और गैस का। और दूसरा क्या है कि इंडिया का जो मानसून आता है ना, मानसून आपको पता होगा, साउथ वेस्ट मानसून जो जून से सितंबर में आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो सर्दियों में आता है, कि जिसकी वजह से बारिश होती है हमारी कंट्री में, जो बारिश होती है उसी को मानसून बोलते हैं। तो इंडियन के मानसून और आर्कटिक रीजन में कोई रिलेशन है क्या, कोई इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, रिसर्च की जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च, कि आर्कटिक रीजन और इंडियन मानसून में कोई क्या रिलेशन है। दूसरा नेक्स्ट क्या है इसका, दूसरा ये है जी रिसर्च, ये पोलर रिसर्च को प्रमोट करेंगे, ये इसमें। और क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे आर्कटिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके, ताकि वहाँ पे ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की जा सके, माइनिंग की जा सके, पोर्ट बनाए जा सकें, रेलवेज एयरपोर्ट वगैरह डेवलप किए जा सकें आर्कटिक रीजन में। तो इसकी इस तरह का एक्सप्लोरेशन करेगी ये हमारी पॉलिसी जो इंडिया ने बनाई है। अब आर्कटिक रीजन के बारे में जान लेते हैं। आर्कटिक रीजन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसे ये अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल में जो ये रीजन है ये है। एक बार देख लो आप ये मैप में, ये जी मैप, ये जैसे अर्थ है ना, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर से ये फ़ोटो लिया गया है, ये लगा लो, ये अर्थ, और ये दिखाया गया है, ये है जी आर्कटिक ओशियन, ये आर्कटिक रीजन है, इसके अराउंड। इसमें रशिया, ये यूएस आता है, यूएसए का ये अलास्का स्टेट है एक, कनाडा आता है, इसमें ग्रीनलैंड आता है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी कंट्रीज आती हैं इसमें। और इन्होंने मिला के एक काउंसिल बनाई हुई है, काउंसिल जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक के नाम से दिया हुआ आर्कटिक काउंसिल बनाई हुई है। तो ये आर्कटिक रीजन देखो, ये लिखा है, इसमें कंप्राइज करता है कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, इनको कंप्राइज करता है। और इसका क्या मतलब, इन्होंने एक काउंसिल बनाई हुई है आर्कटिक काउंसिल के नाम से। उसका मतलब क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मतलब कि गवर्नमेंट ने, इन सारी गवर्नमेंट ने मिलकर बनाई हुई है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, ये लगा लो आर्कटिक काउंसिल। और ये क्या काम करती है यहाँ पे, ताकि रिसर्च की जा सके और जो आर्कटिक रीजन है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, बर्फ़ पिघल रही है ना यहाँ पे, जो ग्लेशियर्स हैं। आर्कटिक रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, क्योंकि सन मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये 23.5 डिग्री नॉर्थ तक क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इस यहाँ तक। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ में क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच में ही क्या है, सन बस यहीं तक मूव करता है ना। और इसके ऊपर तो क्या है, टेम्परेचर बहुत लो होता है पोलर एरियाज़ में, दोनों साइड। तो ये पोलर एरिया में बर्फ़ जमी रहते हैं, ग्लेशियर्स जिन्हें बोलते हैं, ग्लेशियर्स। तो क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग क्या है मतलब टेम्परेचर बढ़ना, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसकी वजह से क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो बर्फ़ पिघलेगी ना। तो इसके जो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर रिसर्च वगैरह करने के लिए ये आर्कटिक काउंसिल बनाई हुई है। अब इंडिया की इंगेजमेंट क्या है आर्कटिक काउंसिल में, इंडिया ने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, मतलब रिसर्च करने के लिए स्टेशन बनाए हुए हैं वहाँ पे। जैसे ये आर्कटिक रीजन है, उसमें रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, यहाँ पे रिसर्च करते हैं एक तरह से। और स्टेशन का नाम क्या है, आर्कटिक रीजन में जो स्टेशन बना हुआ है उसका नाम है हिमाद्री नाम दिया हुआ है, उस पर रिसर्च वगैरह वर्क करते हैं ये। और इंडिया जो आर्कटिक काउंसिल है उसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना, मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्जर्वर मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, जो 2013 में मिला था। और भी 13 कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर स्टेट है, चाइना भी है इसका। तो ये याद रखना, आर्कटिक काउंसिल है, इंडिया मेंबर नहीं है, उसके मेंबर वही हैं आर्कटिक काउंसिल के जो आर्कटिक रीजन में आते हैं, समझे। तो आर्कटिक काउंसिल का इंडिया सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर है, ऑब्जर्वर मतलब फुल मेंबर नहीं है। सिर्फ ये क्या है, डिसीजन नहीं ले सकता इंडिया को, बस मीटिंग होती है तो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं।
अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है इसका, जो आर्कटिक में स्टडी कर रहा है इंडिया, यहाँ पे खोज वगैरह करेगा। ये जी इंडिया क्या है, जो आर्कटिक रीजन से इन्फ्लुएंस होता है एटमॉस्फेयर पे, ओशियन पे और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे, अर्थ के इकोसिस्टम पे होता है, जो जितना भी इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, इफेक्ट पड़ता है, तो उसका क्या है, जानकारी कलेक्ट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्या है, ये रीजन में क्या है, सी आइस का लॉस हो रहा है, मतलब जो वहाँ पे क्या है, समुद्र में बर्फ़ जमी हुई है उसका लॉस हो रहा है, वो घट रही है, पिघल रही है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आइस कैप्स वही होते हैं, आइस कैप्स, मान लो बर्फ़ बहुत मात्रा में जमी हुई है, इसको आइस कैप्स बोलते हैं। तो ये वार्मिंग की वजह से क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, तो इसकी स्टडी करना है। यही इसमें लिखा है जी, बार बार ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान रिस्क FATF ब्लैक लिस्ट। तो ये न्यूज़ क्या है, FATF क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। अभी क्या है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये FATF, इसने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अब आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आपने क्या है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका नहीं है। क्या है कि ये FATF क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो, इसने बोला था, इसने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है अभी पाकिस्तान को, ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में तब कब डालते हैं, ये FATF तब डालता है, मान लो कोई इसने किसी कंट्री को बोला कि आपको ये मेजर्स लेने हैं, मेजर्स का मतलब है जी कोई स्टेप लेने हैं कि आपको ये आतंकवाद कम करना है अपनी कंट्री से, और जो फाइनेंसिंग हो रही है आपकी कंट्री के थ्रू, मतलब पैसा जा रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो वो रोकना है। और ब्लैक मनी को रोकना है, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। अगर कोई कंट्री ये स्टेप नहीं लेता है तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल देता है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब क्या है, जब FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो उससे व्यापार करना कम हो जाता है कंट्रियों का, उसका ट्रेड कम हो जाता है, समझ रहे हो, इसलिए। और अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो पूरा कंट्रीज क्या है, सैंक्शन लगा देते हैं, उससे कोई व्यापार नहीं करता। तो इसलिए चेतावनी दी है। क्यों दी है, क्योंकि जो पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, जैसे कि आतंकवादी जो संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जमात उद दवा, जैसे मोहब्बत, ये फ्रीली काम कर रही हैं आज़ादी से, कोई इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है पाकिस्तान ने। दंड मुक्त, इम्पुनिटी का मतलब है दंड मुक्त काम कर रही हैं, कोई इन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई, इसलिए इनको चेतावनी दी है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, FATF की ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि जब कंट्री मान लो कोई मनी लॉन्ड्रिंग और ये फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब जो पैसा जाता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और ब्लैक मनी को रोकने के लिए, काला धन होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेता है कंट्री, तो क्या उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं ये FATF। अब इसका बैकग्राउंड जानते हैं, FATF है क्या। FATF है क्या, उससे पहले जानते हैं कि पाकिस्तान को कब डाला, कि अक्टूबर में, देखो ये कंटिन्यू रखा, अक्टूबर से पहले पाकिस्तान को डाला हुआ था, अक्टूबर 2020 की बात हो रही है। तो FATF ने इससे पहले क्या है, ग्रे लिस्ट में डाल रखा है पाकिस्तान को, क्योंकि उसने स्टेप नहीं लिए, तो इसको फिर वार्निंग दी अक्टूबर में, और अक्टूबर में इसको कंटिन्यू रखा ग्रे लिस्ट में FATF ने। और इसको डाला कब का था, इसको जून 2018 में डाला था FATF ने ग्रे लिस्ट में, और इसे फरवरी में फिर वार्निंग दी, फरवरी 2020 में, कि आप स्टेप लो वरना फिर ग्रे लिस्ट को एक्सटेंड किया जाएगा। इसे फरवरी 2020 में इसे कहा कि जून 2020 तक आप स्टेप लोगे वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस की वजह से क्या है, ये जून की जो डेडलाइन थी ये सितंबर तक बढ़ा दी FATF ने। लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता है उसने फिर कोई स्टेप नहीं लिए, फिर क्या है, अब वार्निंग दे दी कि FATF ने अब आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, आपने कुछ हमारी बात नहीं सुनी। अब FATF है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये कब बनाई गई थी, ये 1989 में बनाई गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एक। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का क्या मतलब है कि यहाँ इसमें गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है, कोई NGO वगैरह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये G7 कंट्रीज़ हैं ना, जो G7 कंट्री, उनका इनिशिएटिव है, उन्होंने बनाया था FATF को। ये क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है FATF। ये किस लिए काम करती है कि ये रेगुलेशन बनाती है, रूल्स वगैरह की कंट्री को मानने होते हैं,
और इसका जो हेडक्वार्टर है FATF का सेक्रेटेरिएट मतलब हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में है जी। जो OECD का हेडक्वार्टर है ना उसी के अंदर है। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, कुछ कंट्रियों ने मिलकर बनाई हुई है। तो उसका हेडक्वार्टर पेरिस में, उसके हेडक्वार्टर के अंदर ही इसका FATF का हेडक्वार्टर है। अब इसके रोल्स और फंक्शन क्या है FATF के, वही फंक्शन है जो पाकिस्तान ने नहीं किए। एक तो टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी से लड़ना, मतलब ब्लैक मनी को कम करना, सर्कुलेशन घटाना पूरे वर्ल्ड वाइड। सेकंड इसका क्या है, सेकंड है जी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग होती है, पैसा जाता है टेररिज्म के लिए, उसको रोकना। एक एफर्ट और है जिसका 2012 में जोड़ा गया है, इसका ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट क्या है कि जो मास डिस्ट्रक्शन वीपन्स होते हैं ना, ऐसे हथियार जो कि पूरे कंट्री को तबाह कर सकते हैं, मास डिस्ट्रक्शन, जैसे एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, जो इनको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंसिंग होती है ना, फंडिंग जो कंट्रीज करती हैं एक दूसरे को, तो वो उसको भी रोकना कि ये मास डिस्ट्रक्शन वीपन्स हैं, इसका प्रोलिफरेशन होने से रोकना। प्रोलिफरेशन का मतलब है जी स्प्रेड होने से रोकना, फैलने से रोकना, स्प्रेड। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है FATF के। तो FATF का भी पूरा हुआ हमारा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन। ये क्या है, एक पोर्टल है, मतलब वेबसाइट है, इंटरनेट पे वेबसाइट पोर्टल। किसने डेवलप किया है, किसने लॉन्च किया है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और गोवा गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलकर किया है। इसमें करेंगे क्या, इसमें डेटा कलेक्ट होगा जी, किसका, माइग्रेशन का। कैसे कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स होंगे ना, गोवा से जाएंगे, गोवा से मतलब गोवा से जाएंगे किसी और स्टेट में, या और स्टेट से गोवा में आएंगे, या नेशनल लेवल पे जो भी माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन का मतलब है जी, मान लो कि ये पर्सन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं ये पर्सन, तो इसे माइग्रेशन बोलते हैं। परमानेंटली या टेम्परेरी, मतलब काम करने के लिए जाते हैं, या टेम्परेरी या फिर परमानेंट चले जाते हैं दूसरी जगह रहने के लिए, तो इसे माइग्रेशन बोला जाता है। पलायन हिंदी में बोलते हैं, पलायन, माइग्रेशन। तो ऐसे माइग्रेंट जो वर्कर है, कर्मचारी हैं, उनको ये पूरा इनके बारे में डिटेल देगा ये पोर्टल। समझ गए, शक्ति जो है श्रम शक्ति पोर्टल। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या जी, फिजिबिलिटी स्टडीज ऑफ सॉल्यूशन माइनिंग ऑफ पोटास टू बी टेकन अप इन राजस्थान। ये सॉल्यूशन माइनिंग होगी जी पोटास की। पोटास क्या है अभी दिखाऊंगा आपको। ये किस किस कौन कौन करेगा, ये राजस्थान की गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। किस किस के साथ मिलके करेगा, एक तो है जी 2 कॉरपोरेशन है, मतलब कंपनी है ये जिनके साथ मिलकर करेगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। ये 2 कंपनियों के साथ मिलकर राजस्थान गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिलकर ये क्या है, इसका माइनिंग करेंगे पोटास का राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे करेंगे, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है जी, गंगानगर राजस्थान की, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है, वहाँ पे होगी ये सॉल्यूशन माइनिंग। ये याद रखना, सॉल्यूशन माइनिंग क्यों बोला गया है, ये वाटर सॉल्यूबल होती है पोटास, जो पोटेशियम निकलता है इसमें वाटर सॉल्यूबल मतलब पानी में घुलनशील, तो इसलिए सॉल्यूशन माइनिंग बोला गया है। ये देखो जी, ये आपका पोटास, ये रहा पोटास, ठीक है, ये है पोटास जिसकी माइनिंग होगी। अब इसके बारे में क्या है कि राजस्थान के देखो गंगानगर बेसिन है जो नॉर्थ वेस्ट में है, ये नागौर वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे होगी 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में पोटास और हेलाइट रिसोर्सेज यहाँ पे पाए गए हैं। इसमें और क्या होगा जी, ये किस लिए यूज़ होता है जो पोटास और सोडियम क्लोराइड है, इससे क्या है जी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, केमिकल्स वगैरह बनते हैं, और फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज मतलब खाद, जो क्रॉप वगैरह फसल में खेती करने के लिए एग्रीकल्चर में यूज़ होता है ना खाद, फर्टिलाइज़र, तो वो बनाने के लिए यूज़ होता है पोटास का, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ये याद रखना कि इंडिया की, हमारे कंट्री की ये फर्स्ट सॉल्यूशन माइनिंग होगी, सॉल्यूशन माइनिंग जो पोटास की होगी, और रोज़गार डेवलप करेगी। जब मान लो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कैसे, जब यहाँ पे माइनिंग होगी तो क्या है, माइनिंग करने के लिए, माइनिंग का मतलब है जी एक तरह से, जैसे माइनिंग क्या है, यहाँ पे कोई रिजर्व है तो उसको खोदते हैं, खुदाई करते हैं, ये माइनिंग है। तो एक तरह से मतलब वहाँ से निकालना, जो भी मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको ज़मीन से निकालना, उसी को माइनिंग कहते हैं, माइनिंग। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन माइनिंग होगी। और इसमें ये लिखा है कि जो पोटास है ये इंक्लूड करता है वेरियस माइंड एंड मैन्युफैक्चर साल्ट्स दैट कंटेन पोटेशियम। इसमें पोटेशियम कंटेन होता है इन द वाटर सोल्यूबल फॉर्म, कि वाटर सोल्यूबल फॉर्म का मतलब है पानी में जो घुलनशील है, पानी में घुल जाता है। और क्या है इसमें, और जी नेम ड्राइव हुआ है ना पोटास का, पोर्ट एस से हुआ है। एस का मतलब होता है कि अवशेष, राख, जैसे राख होती है ना, बच जाती है मान लो किसी को जलाने से, अवशेष कुछ
बाई प्रोडक्ट बच जाता है। और पोर्ट का मतलब आप जानते हो बर्तन, तो इससे निकला है ये। तो ये किसकी ऐसे मतलब राख अवशेष किसका है बाई प्रोडक्ट, ये प्लांट एसिड का है। और फूड का मतलब लकड़ी वगैरह पेड़ वगैरह का जो अवशेष बच जाता है, इससे पोटैश बनता है ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे ईयर्स में। तो यही लिखा है इसमें, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा। तो यही था, इससे रिलेटेड चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जी बहुत ज़्यादा, ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। यूएसए ने क्या है, न्यू प्रेसिडेंट जो जो बिडेन यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने क्या किया है, वो रिस्टोर करेंगे अमेरिकाज पार्टिसिपेशन इन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था ना 2015 में, इसमें क्या है, जो ट्रम्प थे पिछले राष्ट्रपति, उसने क्या किया था, वो विदड्रॉ कर लिया था इस एग्रीमेंट से। विदड्रॉ का मतलब है जी निकल गए थे, अपने आप को यूएसए को हटा लिया था। ये क्या है एग्रीमेंट, सब इसके बारे में डिटेल जानेंगे, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो निकल गए थे, तो लेकिन जो जो बिडेन नए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहा है हमारे दोबारा हम इसमें कंटिन्यू करेंगे दोबारा। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पे, तो इसमें दोबारा कंटिन्यू करेगा यूएस। अब अमेरिका ने ये कहा है कि फरवरी 19 से, जो 19 फरवरी आएगी 2021 की, उससे दोबारा अमेरिका इसमें वापस आ जाएगा। इसमें क्या है कि इसके लिए ये पैसा खर्च करेगा कितना, इसमें लगभग $1.7 ट्रिलियन 10 साल के, अगले 10 साल के लिए इतना पैसा खर्च करेगा। किस लिए, ताकि नेट जीरो इमिशन को अचीव किया जा सके। नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या है, नेट जीरो इमिशन का मतलब है जी, नेट जीरो इमिशन का मतलब है कि जैसे मान लो कोई कंट्री ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करती है ना, जैसा आपका CO2 हो गया, CH4 हो गया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो और भी कई सारी गैस होती हैं। तो इससे क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है पूरे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो तापमान बढ़ेगा तो आपको पता ही है, एक्टिविटी, इन्वायरमेंट की एक्टिविटी चेंज हो जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए ग्रीन हाउस की इमिशन का मतलब नेट जीरो इमिशन का यहाँ मतलब क्या है, नेट जीरो इमिशन का मतलब है कि मान लो नेट जीरो इमिशन कि जितना कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है ना, उत्सर्जन कर रहा है, मतलब जितना भी कोई कार्बन वगैरह का पोल्यूशन वगैरह का जितना भी कोई कंट्री उत्सर्जन कर रहा है, इमिशन हो रहा है किसी कंट्री से, कि उसको उतना ही इफर्ट लगाना रोकने के लिए। अगर जितना निकल रहा है उतना एब्जॉर्व कर लेगा, रोक लेगा कोई कंट्री, पेड़ पौधे लगा के, कुछ भी लग करके, एक्टिविटी करके, या सोलर एनर्जी क्रिएट करके, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनको क्या है पैदा करके, तो इसी को बोलते हैं नेट जीरो इमिशन। मतलब जितना उत्सर्जन होता है कंट्री में, किसी भी कंट्री में इमिशन हो रहा है और उतना उसको एब्जॉर्व कर ले, उसी को बोलते हैं क्या, नेट इमिशन, नेट जीरो इमिशन। समझे। तो ये 2050 से लेके अगले 2100 तक ये अचीव करना है, ये इसमें टारगेट रखा गया है। और इसमें होगा क्या, ये क्या है, कम से कम जॉब क्रिएट करेगा कम से कम 10 मिलियन। और फोकस रहेगा सोलर और विंड पावर पे, जो सौर ऊर्जा होती है ना जी, सूरज से ऊर्जा क्रिएट होती है, और विंड पावर, उस पे इसका एम्फेसिस रहेगा, फोकस रहेगा। इसमें होता क्या है कि जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, इसका जो अगला वो होगा ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब मीटिंग होगी जो इसकी, ये ग्लासगो में होगी इसकी मीटिंग। ये UNFCCC का ही पार्ट है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था। UNFCCC आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है, इसका नाम पूरा UNFCCC है। इसकी मीटिंग होती है हर साल, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी मीटिंग हुई थी 2015 में पेरिस में। पेरिस कहाँ, फ्रांस की कैपिटल है वो, तो इसी के नाम से इसे बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। तो ये मीटिंग हुई थी, COP21 भी बोलते हैं इसे, क्योंकि 21वीं मीटिंग थी ये UNFCCC की। तो उसमें ये एग्रीमेंट किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि पेरिस में किया गया था इसलिए पेरिस पे ही नाम रख दिया। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि विदड्रॉ US ने किया था जब ट्रम्प थे। जब ट्रम्प ने विदड्रॉ कर लिया था, इसका मतलब था जब एग्रीमेंट हुआ था ये पेरिस एग्रीमेंट, तो सब कंट्रियों ने अपने वॉलंटरी टारगेट रखे थे। वॉलंटरी का मतलब है जी अपनी मर्जी से टारगेट रखे थे कि हम कि इतना इमिशन घटाएंगे, इतना जो उत्सर्जन है घटाएंगे, कार्बन का इमिशन, पॉल्यूशन इतना घटाएंगे, सब ने टारगेट रखे थे। तो US ने जब विदड्रॉ किया था, उसने भी टारगेट रखे थे। तो इफेक्ट क्या पड़ा, मतलब विदड्रॉ कर लिया तो इफेक्ट क्या पड़ा, जब US से हट गया तो जो इसने टारगेट रखे थे ना पहले जब ज्वाइन हुआ था, तो इसने कुछ टारगेट रखे थे कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको 26 से 28% तक हम रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, घटाएंगे 2005 लेवल से।
2025 तक घटाना है। जितना इमिशन 2005 में हो रहा था ना, उसको 2025 तक घटाना है हमें उस लेवल से। कितना? 26 और 28% तक। तो ये टारगेट था, और अगर यूएस ने विदड्रॉ कर लिया तो ये टारगेट करना ही नहीं था यूएस को, तो ये इससे इफेक्ट पड़ता। दूसरा जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ना, ये 2010 में क्रिएट किया गया था, ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसमें भी तो क्या है, यूएस क्या है, कंट्रीब्यूट करता, पैसा देता है, तो वो भी पैसा रुक जाता अगर यूएस ने जब विदड्रॉ कर लिया था। यूएस ने पहले भी ऐसे विदड्रॉ किया था क्या? हाँ जी बिल्कुल। एक क्योटो प्रोटोकॉल थी, उसमें 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने भी विदड्रॉ कर लिया था, अलग हो गए थे। ये भी एक क्या है, एग्रीमेंट है, ये लगा लो, ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल से भी यूएस पहले अलग हो गया था। अब जानते हैं ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या। पेरिस एग्रीमेंट थोड़ी डिटेल तो मैंने आपको बता ही दी है, कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो दिसंबर 2015 में हुआ था। 195 कंट्रीज़ ने साइन किया था इस पर। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी, COP21 बोलते हैं, क्योंकि 21वीं मीटिंग हुई थी ये COP21 पेरिस में हुई थी, फ्रांस के पेरिस शहर में। तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट। इसमें टारगेट था कि जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है उस पर हम क्या है, उससे डील करेंगे, मिटिगेशन करके, एडेप्टेशन करके, फाइनेंस करके। इसके ऑब्जेक्टिव यही थे। ऑब्जेक्टिव क्या थे, मतलब टारगेट, लक्ष्य क्या थे, कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना है ना, ग्लोबल टेम्परेचर किसकी वजह से, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं। जो ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं जी, जैसे CO2 हो गई आपकी, CH4 हो गई, मीथेन, ये अगर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है ना एटमॉस्फेयर में, तो क्या करती हैं, ये हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं। जो भी हीट होती है ना, उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं, उस हीट को ना रिलीज़ नहीं करती दोबारा स्पेस में। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसी में रह जाती है ये हीट। और हीट जब होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने देखा होगा गर्मियों में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड, तो ये इफेक्ट पड़ेगा इसका। दूसरा क्या है, ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ जमी हुई है आर्कटिक रीजन वगैरह में, हिमालयाज में, वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे जो मान लो आइलैंड है, जो वो क्या डूब जाएंगे अगर ज़्यादा पानी बढ़ेगा ओशंस में। और क्या इफेक्ट होगा इससे, और इफेक्ट ये होगा जी, जो ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी है, वो तो बहुत ज़्यादा नदियों वगैरह से भी यूज़ होता है ना, तो पीने का पानी कम हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारे इफेक्ट होंगे। तो इसी को क्या है, इसी में ऑब्जेक्टिव रखा था कि जो ये 21st सेंचुरी है, मतलब जब 2100 आएगा, जैसे 2020 चल रहा है, अब ऐसे जब 2100 आएगा, तब तक हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखना है टेम्परेचर, 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। कब से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। प्री इंडस्ट्रियल लेवल समझा जाता था जी, जब फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुई थी ना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग 1850 के लगभग, जब फैक्ट्रियाँ बनना शुरू हुई थी ना ब्रिटेन में, जब हमारा देश गुलाम था, उससे तब की बात है। 1850 में क्या है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, जिसमें क्या है, फैक्ट्रीज, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह बनाना शुरू कर दी थी ब्रिटेन वगैरह ने, और ये अमेरिका वगैरह ने। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ था। तो इस पॉल्यूशन की वजह से फिर टेम्परेचर बढ़ा एटमॉस्फेयर में। तो इस लेवल से जितना टेम्परेचर तब था, मान लो 15 डिग्री सेल्सियस था ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, तो इससे 2 डिग्री ज़्यादा नहीं बढ़ने देना हमें। और इससे भी ज़्यादा इफर्ट करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, उससे नीचे ही रहे। तो ये सारे इफर्ट करेंगे कि एफर्ट टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज इवन फर्दर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये था। अब यही है कि 2050 से लेके 2050 से लेके 2100 तक नेट जीरो इमिशन करना है, कि जितना पोल्यूशन इमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी करें, एफर्ट लगाएं, ग्रीन हाउस गैस को कम करें। इसमें क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया डेवलप्ड कंट्री, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस करेंगी, पैसा देंगी उनको, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकें, लड़ सकें, डील कर सकें, और अडेप्टेशन मेजर्स ले सकें, मतलब पॉल्यूशन को घटाने के लिए मेजर्स ले सकें, स्टेप ले सकें, उनको फाइनेंस करेंगी, पैसा देंगी डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ खुद कंट्रीज़ डिसाइड करती हैं, मतलब कोई संस्था दूसरी कोई ऐसी नहीं है कि वो डिसाइड करेगी ये डेवलप्ड कंट्री बन गई और ये डेवलपिंग कंट्रीज बन गई है। अभी ये खुद कंट्री डिसाइड करती हैं, खुद कोई भी देश है, कंट्रीज़ हैं, वो खुद डिसाइड करेंगी, खुद निर्णय लेंगी कि हम डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं। और इसमें यही है कि ये फाइनेंस करेंगी, पब्लिक फाइनेंस करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़। और दूसरा क्या है, ये वॉलंटरी मेजर्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज वॉलंटरी मेजर्स लेंगी ना, मतलब अपने जो
पॉल्यूशन को घटाने के लिए जो भी क्या है स्टेप लेंगी वो वॉलंटरी बेसिस पे अपनी मर्जी से क्या है हर 2 साल में बताएंगी क्या मेजर्स लिया है उन्होंने। और क्या है जी इसमें, और जो मान लो जैसे ड्रॉट आए, सूखा, फ्लड, बाढ़ वगैरह आए, तो इससे क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको रोकने के लिए जो डेवलप्ड नेशन है इसके लिए भी क्या है फाइनेंस करेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपनसेशन देंगी। तो इसमें इतना ही था, हो गया ख़त्म। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ये क्या है, एक पुरस्कार है, अवार्ड है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में आपदा प्रबंधन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, उससे नुकसान हुआ जो, या फिर साइक्लोन आ गया उससे बहुत नुकसान हुआ, या फिर आपका मान लो वोल्केनोज कहीं पे फट गए, वोल्केनोज, तो इससे जो नुकसान वगैरह होता है कंट्रीज़ को, तो उसका कैसे डील किए, उसको कैसे डील किया, मैनेज कैसे किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, मान लो बिल्डिंग वगैरह गिर गई, बिजली की तारें वगैरह गिर गई, उनको कैसे मैनेज किया, दोबारा कितनी जल्दी किसी ने रिकवर कर लिया, इसका कैसे मैनेजमेंट किया है, इस पे जिसने एफर्ट किए ना, जिसने भी, उससे रिलेटेड ये ऑनर दिया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है। ये कौन सा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये अभी दिया है पुरस्कार, इसलिए न्यूज़ में था। ये सुभाष चंद्र जी के नाम पे है और ये हर साल 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की उस दिन जन्म तिथि होती है, बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए दिया जाता है। और इस साल जो दिया है ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे किसको दिया है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी एक इसको दिया है। और इंडिविजुअल लेवल पे मतलब किसी पर्सन को दिया है, उसको दिया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया है, इनको दिया है ये। तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, 2 लेवल पे दिया जाता है, ये ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशन कोई संस्था है उसको भी, इंस्टीट्यूशन को भी, और इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जाता है, एक पर्सन को भी। तो इस साल का इनको दिया है। इसमें होता क्या है, ये हर साल मैंने बता ही दिया, 23 जनवरी को दिया जाता है हर साल। और इसमें जो इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है उसमें 50 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, 51 लाख रुपीज़, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इंस्टीट्यूशन को। और जो इंडिविजुअल को दिया जाता है उसमें 5 लाख रुपीज़ और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है पुरस्कार का। तो इससे रिलेटेड यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी भावना कांत। ये क्यों न्यूज़ में है जी, ये है जी, ये नीचे चली गई, ऊपर लाते हैं, ये है जी भावना कांत। ये न्यूज़ में इसलिए है, आज जो 26 जनवरी की परेड हो रही है ना जी, कहाँ, इंडिया गेट पे हर साल होती है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे पे परेड होती है जो, तो उसमें क्या है, ये फर्स्ट वूमन बनेंगी, फाइटर प्लेन चला के दिखाएंगी। फाइटर प्लेन मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, जिनसे बॉम्ब वगैरह गिराए जाते हैं जब मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे वॉर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है बीच में, तो उस प्लेन को ही चला के दिखाएंगी। ये फर्स्ट वूमन है जो फाइटर प्लेन को चला के दिखाएंगी परेड में। इनका नाम क्या है, भावना कांत। ये फर्स्ट वूमन फाइटर पायलट है टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लेने के लिए। तो ये कौन कौन से चलाएंगे, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को चलाएंगी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और सुकोई 30 फाइटर प्लेन। ये फाइटर प्लेन के नाम है जी लड़ाकू विमानों के, सुकोई 30 वगैरह। तो अभी ये राजस्थान के एयरबेस में काम करती हैं, और जो MiG-21 भीषण फाइटर प्लेन है उसको ये फ्लाई करती हैं, उड़ाती हैं, चलाती हैं। तो यही था इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेशनल वोटर डे, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस हिंदी में बोलते हैं इसको। ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस साल भी मनाया गया। ये 11वां डे मनाया गया, और ये याद रखना हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए, ताकि वोटर जो वोट करते हैं मतलब लोग, उनको अवेयर किया जा सके। इस साल की थीम क्या थी, इस साल की थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, 25 जनवरी 1950 में सेटअप हुआ था हमारे कंट्री में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग है ना, जो चुनाव कराता है हर साल, मतलब हर 5 साल में, तो वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को सेटअप हुआ था, बना था। इसका फाउंडेशन डे इसलिए 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्या है, स्पेस एक्स लॉन्चेज 143 सैटेलाइट्स, ब्रेक्स वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड। स्पेस एक्स क्या है जी, USA में, अमेरिका में एक प्राइवेट ये मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी क्या है 143 सैटेलाइट्स, 143 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जी। इससे पहले किसका था वर्ल्ड रिकॉर्ड, इससे पहले हमारे इसरो का था, इंडिया की इसरो है ना स्पेस एजेंसी,
इंडिया का रिकॉर्ड था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने 104 सैटेलाइट भेजे थे फरवरी 2017 में। तो इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 143 सैटेलाइट भेजे हैं इसने स्पेस एक्स ने। और किस पे लॉन्च किए? फाल्कन 9 नाम का रॉकेट है जी, रॉकेट पे ले जाते हैं। और जिस मिशन के अंदर किए हैं ट्रांसपोर्टर 1, ये मिशन का नाम है ट्रांसपोर्टर 1, जो स्पेस एक्स है एजेंसी कंपनी, उसने उसका मिशन है ट्रांसपोर्टर 1। उसके तहत क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट का नाम है। रॉकेट क्या होता है ये देख लो आप, कहाँ गए ये, नीचे गए जी, ऊपर लाने पड़ेंगे। ये देखो, ये जी रॉकेट, ये रॉकेट आपका फाल्कन 9, ये सैटेलाइट को रख के ले जाएगा यहाँ पे ऊपर। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट रखे रहते हैं और स्पेस में जैसे ही ले जाता है उसे स्पेस में जाकर छोड़ देता है ये रॉकेट। ये देखो यहाँ से ये ऐसे अलग हो जाता है, इससे ये सैटेलाइट लगे होते हैं ये अलग हो जाते हैं, फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगते हैं, ये अर्थ के चारों ओर घूमने लगते हैं, ये लेके जाता है। ये देख लिया आपने, इससे रिलेटेड आपको और क्या न्यूज़ है ये देखते हैं। ये देखो, ये स्मॉल सैटेलाइट होंगे, मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट हैं। और स्पेस एक्स का प्रोग्राम है स्मॉल सैट राइड शेयर प्रोग्राम, इसके अंदर ये क्या है, ये लॉन्च किए हैं जो 143 सैटेलाइट हैं। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, संस्था है। इसने क्या है ऑक्सफैम के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम। पहले इसने क्या है, रिपोर्ट जारी की है, एक रिपोर्ट, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ये इंग्लिश में याद करना पड़ेगा जी, क्योंकि इंग्लिश में ही रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि भारत की तो है नहीं ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल, उसका नाम ही रखा है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। इनइक्वालिटी का आप जानते हो, वैसे भी असमानता, तो कितनी असमानता कंट्री वाइज कितनी इनइक्वालिटी फैली है उससे रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो इसने ये याद रखना, ऑक्सफैम इंटरनेशनल है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ कितनी बढ़ी है इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड, किसकी वजह से। इसने कहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा होगा फर्स्ट टाइम कि पूरी कंट्री में, हर एवरी कंट्री में क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्योंकि कोरोना की वजह से ही, कोरोना ने इफेक्ट डाला है। इस कोरोना की वजह से क्या है, पूरी कंट्रीज़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं एवरी कंट्री रिकॉर्ड करेंगी, उनमें असमानता और बढ़ेगी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, मान लो जिसमें रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, रिच और रिच होता जा रहा है, मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब के पास और कम होता जा रहा है गरीब। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये एक एनजीओ है जी, एनजीओ टाइप, गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1995 में बनी थी। और इसका नाम कहाँ से आया था ऑक्सफैम का, ऑक्सफोर्ड कमेटी थी जी, जिसने फैमिन रिलीफ के लिए काम किया था 1942 में, उससे इसका नाम आया था। ये जो फैमिन कमेटी बनी थी ना, फैमिन के रिलीफ के लिए, फैमिन का मतलब है जी जैसे अकाल पड़ जाता है, भूखा पड़ जाती है, किसी में अनाज कम हो जाता है, तो इसके लिए कमेटी बनाई थी 1942 में ब्रिटेन में, जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड कमेटी। इस कमेटी से इसका नाम लिया ऑक्सफैम इंटरनेशनल, और ऑक्सफैम इंटरनेशनल को 1995 में बनाया गया था। ये याद रखना आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम कहाँ से लिया, बस बता दिया, न्यूज़ में था तो मैंने भी बता दिया। तो ये क्या है, जो ग्रुप है ये फूड सप्लाई के लिए काम करेगा, ताकि वुमेंस और चिल्ड्रन की जो भूख, स्टार्विंग है, मतलब भूखमरी है, इसको रोका जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये काम कर रहा था। ये ऑक्सफोर्ड कमेटी की बात हो रही है जी, कि वुमेंस और औरत और जो बच्चे हैं उनमें जो भूखमरी थी, उनको फूड सप्लाई देने के लिए, भोजन भेजने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान ये काम किया था इसने, ऑक्सफोर्ड कमेटी ने। अब जो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल है, जो इसका सेक्रेटेरिएट है, ये कहाँ पे, ये नैरोबी में है जी, केन्या कंट्री है। केन्या कहाँ पे, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कंट्री है एक ये केन्या। तो ये इसका नैरोबी इसकी कैपिटल है, उसमें इसका हेडक्वार्टर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल का। तो इतना ही था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी हमारी ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। ग्रीन बॉन्ड क्या है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब है जी, ये ग्रीन हरा नहीं है, ग्रीन का मतलब ये जी ग्रीन है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बॉन्ड जारी किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी तो आप जानते हो ना, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। मतलब जैसे सोलर एनर्जी होगी रिन्यूएबल एनर्जी, या विंड एनर्जी होगी, हवा से जो ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, सौर ऊर्जा से, सूर्य से जो बिजली बनती है, इनको क्या है, इनको बढ़ावा देने के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनको ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड तो आप जानते ही हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ।
ये कागज़ है ना, यही बॉन्ड है, इस पर लिखा है बॉन्ड है। जिसका भी मान लो किसी कंपनी ने इशू किया, जारी किया है, तो कंपनी का नाम लिखा रहेगा, कितने का है वो लिखा रहेगा। मान लो 1000 रुपये का बॉन्ड है, 1000 रुपये लगा रहेगा। किसी गवर्नमेंट ने किया है तो गवर्नमेंट का है वो लिखा रहेगा, बस ये कागज़ है, ये लगा लो बॉन्ड। अब 1000 रुपये का बॉन्ड है, मान लो किसी पर्सन ने खरीद लिया, ये ए पर्सन है, इसने खरीद लिया, ये बाय कर लिया, परचेज कर लिया ए बॉन्ड 1000 रुपये का। अब इस पर फ़ायदा क्या है ये पर्सन को, इसको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा जी। मान लो इस 5% 10%, मान लो 10% बोल दिया, 10% ब्याज मिलेगा आपको 5 साल तक। तो 5 साल तक एक को 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 100 रुपये हो गया ना, 10% 1000 का, हर साल 100 रुपये मिलेंगे 5 साल तक। तो 500 रुपये मिल गए, और मान लो जब ये 5 साल इसे बेचेगा तो इसे 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे, समझे, कंपनी को जब वापस देगा बॉन्ड को। तो ये होते हैं बॉन्ड। ऐसे ही ग्रीन बॉन्ड किसके लिए होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जारी होंगे। अभी रिपोर्ट में, अभी ये न्यूज़ में क्यों रिपोर्ट आई इनके बारे में, जो आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी रिसेंट स्टडी की, एक अध्ययन किया है, उसमें कहा है कि जो ग्रीन बॉन्ड को इशू करने की कॉस्ट आती है ना, वो जनरली हायर है अदर बॉन्ड से, जो और बॉन्ड जारी की जाते हैं उनसे इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए ये न्यूज़ में है, इसने क्या है। अब ग्रीन बॉन्ड होता है क्या, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये ग्रीन बॉन्ड क्या है, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए। और ये मतलब जैसे मान लो ग्रीन बॉन्ड जारी किए ना, इससे पैसा आया, जैसे मान लो 1000 रुपये का एक को जारी किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बॉन्ड खरीदे होंगे, और मान लो 100 लाख करोड़, 1000 या 1000 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए बॉन्ड जारी करके। तो इन कंपनी को, जो कंपनी ने लिया है, गवर्नमेंट ने लिया, इनको क्या है, फिर जो कंपनी सेटअप की है सौर ऊर्जा बनाने के लिए, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये पैसा यूज किया जाता है। तो ऐसे समझ गए। तो ये बॉन्ड है, ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड इनकम तो होगा ही जी, क्योंकि इस पे क्या है 10% अगर ब्याज बोल दिया तो 10% ब्याज मिलेगा, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है ये। दूसरा क्या है, ये बॉन्ड है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है इन्वेस्टर को, जो फिक्स कर दिया आपको, जैसे मान लो 10% फिक्स कर दिया तो 10% ही मिलेगा जितने साल तक का बॉन्ड है। अब इसकी ग्रोथ, थोड़ा ग्रीन बॉन्ड की ग्रोथ कैसे हुई, कब हुआ, तो सबसे पहले ये जी, कुछ फ्यू डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने जारी किया, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जैसे उसने 2007 में जारी किया, यूरोप का बैंक है जी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने 2013 में ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसकी रेगुलेशन हमारे इंडिया में कौन करता है, रेगुलेशन कौन करता है इसका, इंडिया में करता है जी सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, मतलब सांविधिक संस्था बना दी गई थी। बनी तो थी 1988 में, 1988 में बनी थी, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, एक्ट बनाया गया, सेबी एक्ट 1992 में। तो ये सांविधिक संस्था बना दी गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये इसका रेगुलेशन करती है ग्रीन बॉन्ड का, कि कैसे इशू होने के, क्या रूल होंगे इशू करने के। और ये जो ग्रीन बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड इशू होते हैं ना, उनमें केवल और केवल 0.7% ही ग्रीन बॉन्ड जारी होते हैं। मतलब जितने भी बॉन्ड होते हैं 2018 से, उनमें से सिर्फ ग्रीन बॉन्ड 0.7% ही इशू होते हैं, जारी होते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, स्टेटमेंट में ये आ सकता है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड जारी होते हैं, नहीं, सिर्फ 0.7% होते हैं, और जो बाकी के बॉन्ड हैं और होते हैं 99.3% और सारे बॉन्ड होते हैं। और सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड इशू कौन करता है, ये भी, मोस्ट ऑफ जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इन इंडिया में आर इश्यूड बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज वगैरह हैं, वो ही क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड इशू करती हैं, जारी करती हैं। याद रखना, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना दे देगा, प्राइवेट सेक्टर यूनिट करती हैं, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इशू करते हैं। तो आज के लेक्चर में टॉपिक तो सिर्फ इतने ही थे, खत्म हुए। अब चलेंगे हम क्वेश्चन करने पे। तो क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो? तैयार हो तो यस बोलो, यस। तो करते हैं क्वेश्चन, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, रीजा मैंने अपने करंट अफेयर सेशन में कराया था। रीजा इज ए कस्टमरी हैंड वूवन क्लॉथ वॉर्न बाय वुमन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रीजा एक क्या है, कस्टमरी का मतलब है जी यहाँ पर रीति रिवाज है कि हैंड वूमन, हाथ से बुना हुआ क्लॉथ है, कपड़ा है, हाथ से बुना जाता है ये रीजा, और जिसे महिलाएं भी पहनती हैं। तो कौन से स्टेट में इसे महिलाएं पहनती हैं, ये बताना है आपको, रीजा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब डी, त्रिपुरा है, हमने किया था ये करंट अफेयर में। वाईकॉम सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वाईकॉम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब श्री नारायण गुरु का के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो ये बताना, ये सत्याग्रह किसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था? अनटचेबिलिटी, सती, वुमेन्स एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट किया गया था, ए इसका करेक्ट आंसर। थर्ड क्या है, इंडियाज फर्स्ट सॉल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट सेल बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो इंडिया की पहली सॉल्यूशन माइनिंग प्रोजेक्ट
जो स्टार्ट होगा वो कौन से स्टेट में स्टार्ट होगा ये बताना। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। जी हाँ, अभी पढ़ा है राजस्थान, सॉल्यूशन है ये। जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है उसका बेसिन है गंगानगर का, वहाँ पे नागौर एक जगह है, वहाँ पे होगा। वेयर इज पेरियार टाइगर रिजर्व, आज ही हमने पढ़ा है जी, जो आंट वाली जो चींटी पाई गई है वहाँ पे, तो ये अभी पढ़ा है उसके बारे में। तो ये बताना पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। वेयर इज पेरियार टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। फर्स्ट है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ए केरल, करेक्ट जवाब, केरल में जी है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल विच प्योरीफाइज वेस्ट वाटर वॉज रिसेंटली अनवेल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। एक जी पहला वेस्ट वाटर जो हो जाता है, खराब वाटर हो जाता है, गंदा पानी, उसको ट्रीटमेंट सॉल्यूशन करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो ये कहाँ पे किस लिए की ये बताना। जो ये वो वेस्ट वाटर होगा, मान लो गंदा पानी होगा, इसको साफ़ किया जाएगा और किसके लिए यूज़ होगा ये बताना आपको। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज इट इज़ यूज्ड। फार्मिंग के लिए, हाउस होल्ड पर्पज इन रूरल एरियाज, मतलब खेती करने के लिए यूज़ होगा, या फिर ग्रामीण एरिया जो रूरल एरियाज या उनके घरों में यूज़ होगा, या प्रोसेसिंग वुड टू मेक पेपर, जो लकड़ी से कागज़ बनता है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो जाएगा, या इन प्रोड्यूसिंग स्टील फॉर ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती हैं उनमें स्टील को बनाने के लिए यूज़ होगा। क्या ये इस पानी का, इसका जवाब है जी ए, फार्मिंग के लिए यूज़ होगा। ये देखो जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी गवर्नमेंट की। ये क्या है, इसकी एक ब्रांच है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में, ये फर्स्ट एवर प्लांट लगाया है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। ऐसा मॉडल अपने तरह का, जो क्या है, जो वाटर को प्योरीफाई करेगा, साफ़ करेगा, और वो इरिगेशन और फार्मिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। देखो जी, ये है प्लांट जो लगाया, ये छोटा सा प्लांट है, ये वेस्ट वाटर को, जो गंदा पानी है उसको साफ़ करेगा और फार्मिंग के लिए यूज़ हो सकेगा, वो कृषि खेती करने के लिए। तो ये क्या है, इट फैसिलिटेट एन ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल थ्रू ट्रीटिंग वेस्ट वाटर को ट्रीट करके। और ये फर्स्ट एक्वा रेजिविनेशन प्लांट है, ये याद रखना आपको, एक्वा रेजिविनेशन प्लांट, जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है उसको प्योरीफाई करेगा, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है इंडिया का फर्स्ट परमानेंट रिसर्च, जो इंडिया का फर्स्ट परमानेंट रिसर्च स्टेशन है वो कौन सा है, क्या नाम है ये बताना आर्कटिक पे। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री। आज ही कराया जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट, हिमाद्री, डी सही आंसर है जी। ये भारती, मैत्री, ये दक्षिण गंगोत्री तो अंटार्कटिक रीजन में है ये जी। अर्थ, ये नॉर्थ पोल पे आर्कटिक रीजन है और साउथ में ये अंटार्कटिक है। ये जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये कहाँ पे है, साउथ में, ये यहाँ अंटार्कटिक रीजन में। और ये आर्कटिक है, जो आर्कटिक यहाँ पे हिमाद्री है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करनी है जी आपको, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। करेक्ट कौन सी है ये दी गई है कुछ स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रही है कॉमर्शियल क्रॉप आर नॉट कवर्ड अंडर MSP। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जब भी कोई फसल बोता है किसान, क्रॉप कल्टीवेशन करता है, उससे पहले गवर्नमेंट एक क्या है, किसी भी फसल का 23 क्रॉप आती हैं उनका क्या है, MSP डिक्लेयर करती है, मतलब मूल्य निर्धारित करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में बोलते हैं। तो प्राइस क्या है, डिक्लेयर करती है कि ये प्राइस मिलेगा, आप फसल उगाओगे, फसल कटने के बाद गवर्नमेंट इस प्राइस पे खरीदेगी, उसी को बोलते हैं MSP। तो MSP क्या सिर्फ कॉमर्शियल क्रॉप के लिए ही, कॉमर्शियल क्रॉप क्या है कवर्ड नहीं होती। कॉमर्शियल क्रॉप कैसी होती हैं, जैसे मान लो कॉटन कॉमर्शियल, जो खाने के लिए यूज़ नहीं होती, खाने के लिए जो होती है उन्हें बोलते हैं फूड क्रॉप, जैसे गेहूँ, वीट, राइस, चावल। कॉमर्शियल क्रॉप जो सिर्फ बेचने के लिए, कॉटन ये हो गई। जैसे जूट हो गया, जूट जानते हो ना आप, जूट फाइबर होता है जिसकी रस्सियाँ बनती हैं, जूट। तो ये कह रहा है कि MSP जो होता है वो कॉमर्शियल क्रॉप को कवर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेरी, इफ़ MSP इज़ मेड लीगली बाइंडिंग नो क्रॉप कैन बी परचेज्ड बिलो द MSP बाय द प्राइवेट बायर्स। जो प्राइवेट बायर होते हैं, निजी बायर्स होते हैं, खरीदने वाले खरीदार, जो अगर लीगली बाइंडिंग कर दिया MSP के, बाध्यकारी कर दिया कि MSP से नीचे ये क्रॉप खरीदी नहीं जाएगी, तो क्या है, कोई भी प्राइवेट बायर उससे दाम से नीचे नहीं खरीद सकता, उस दाम पे ही खरीदना पड़ेगा, उससे ऊँचे दाम पे। तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रही है। थर्ड बोल रही है द मार्केटेड सरप्लस आर ऑल द क्रॉप्स, मार्केटेड सरप्लस फॉर ऑल द क्रॉप्स कवर्ड अंडर MSP इज मोर देन 50%।
जो मार्केटेड सरप्लस है सभी क्रॉप के लिए 50% से ज़्यादा है एमएसपी के अंदर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑल 1 3 2 ओनली 2 3। देखो जी फर्स्ट गलत है क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप भी कवर है, कॉटन के लिए भी एमएसपी डिसाइड किया जाता है, तो फर्स्ट बिल्कुल गलत है। फर्स्ट जहाँ पे भी काट दो, ए कट गया बी कट गया, अब 2 बच गए। तीसरा भी गलत है जी क्योंकि सारी क्रॉप के लिए लिखा है यहाँ पे, तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए ऑल क्रॉप, थोड़ा सावधान हो जाओ, देखो कि हाँ सही है गलत है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑल क्रॉप के लिए नहीं है, जो रागी है उसके लिए 50% से कम है। रागी के लिए, रागी होती है ना सरसों, जो होती है सरसों से छोटी, जो छोटी सरसों होती है बिल्कुल बारीक सी, उसे रागी बोलते हैं, तो उसके लिए 50% से नीचे है ये मार्केटेड सरप्लस। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 ओनली हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा जी हमारा इसका, सी आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी क्वांटम टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स developed in the early 20th century to describe nature at the scale of atoms and elementary particles. Quantum technology is manifested through application in क्वांटम टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बताना, यूज बताना, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी एक तरह से जैसे जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उसका यूज़ करते हैं, क्यूबिट पे काम करती है, जो क्यूबिट पे, क्यूबिट का मतलब है 1 और 0 दोनों एक साथ, जो सुपर कंप्यूटर जैसे और कंप्यूटर होते हैं, जैसे मान लो जो 1 और 0 पे करते हैं बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, और ये क्यूबिट क्या है 1 और 0 पे एक साथ काम करती है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है, उसको क्या यूज़ है ये बताना आपको, किस किस में यूज़ हो सकती है, करेक्ट बताना है। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल फिनोमेना सच एज फोटोसिंथेसिस। बताओ जी किस किस के लिए ये हो सकता है जी, सबके लिए हो सकता है, डी आंसर है जिसका करेक्ट, चारों पांचों के लिए। सिक्योर के कम्युनिकेशन के लिए भी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, क्रिप्टो, और ये सब के लिए हो सकता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज। नेक्स्ट है जी मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो जी फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है आरबीआई इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्ट। जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, उसके अंडर आती है, मॉनेटरी पॉलिसी को वो चलाती है, किसके अंडर, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्ट के अंदर, एक एग्रीमेंट इसके अंदर। नेक्स्ट है जी आपका सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अचीव ग्रोथ। जो प्राइमरी मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या वो प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और ग्रोथ को अचीव करने के लिए, उन्नति को बढ़ाने के लिए होता है क्या। थर्ड बोल रही है इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस इन एवरी 5 ईयर। प्रत्येक 5 साल में जो टारगेट फिक्स करती है इन्फ्लेशन रेट का, कि इन्फ्लेशन इतनी रहेगी, महंगाई इतनी रहेगी, इन्फ्लेशन का मतलब कि वो आरबीआई तय करती है गवर्नमेंट के साथ क्या है, कंसल्ट करके, सहमति करके। ये बताना है कौन सा करेक्ट है जी। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बताओ कौन कौन सी है, 1 2 2 ओनली 1 3 या 2 3। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्ट के थ्रू नहीं बल्कि आरबीआई एक्ट है जी 1934 का, इस एक्ट के थ्रू क्या है मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करती है आरबीआई। तो ये फर्स्ट क्या है बिल्कुल इनकरेक्ट है, जहाँ पे फर्स्ट है काट दो, ए कट गया सी कट गया, अब ए बी और डी रह गया। अब देखो जी थर्ड है वो भी बिल्कुल गलत है, इसमें उल्टा दिया है, आरबीआई सेट नहीं करती है टारगेट, गवर्नमेंट करती है, किससे, आरबीआई से कंसल्ट करके। तो इसमें दिया हुआ है आरबीआई सेट करती है गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, ना ना गवर्नमेंट करती है, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है इन्फ्लेशन टारगेट, महंगाई का टारगेट कितना रखना है, 4% रखनी है, 6%, वो ये करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई से सहमति लेके कन्वर्ट कर मतलब कंसल्ट करके एक तरह से। तो थर्ड भी गलत है जी, इसलिए सिर्फ बी आंसर हो जाएगा जी, 2 ओनली इसका। ये बिल्कुल सही है, मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए होती है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी लाई जा सके, मेंटेन किया जा सके और ग्रोथ अचीव की जा सके। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं ये बताना है आपको। तो कौन कौन से लोकेटेड हैं जी टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट पक्के, नमेरी, नामदफा, कामलैंग। तो ये बताना जी करेक्ट आपको कौन कौन से जी, 1 2 3 1 3 4 1 2 4 या ऑल ऑफ दी। देखो जी नमेरी टाइगर रिजर्व है, नमेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे, असम में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जहाँ पे भी 2 है काट दो, आंसर आ जाएगा, ए कट गया, सी कट गया, बी डी कट गया, बी आंसर हो गया जी। पक्के, नामदफा, कामलांग ये कहाँ पे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था, ख़त्म हुआ जी। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे जी, थैंक यू वेरी मच।